दोस्तों नमस्कार। इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 19वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये बेसिकली कंपनी के लिए रेवेन्यू अर्न करते हैं। इसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली एक्चुअली कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब वो इन दो जो पहले बताई जो टीम है, जैसे मार्केटिंग और प्रोडक्शन, उनको सपोर्ट करते हैं, परंतु वो बेसिकली रेवेन्यू को अर्न नहीं करते, बल्कि रेवेन्यू को स्पेंड करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स बेसिकली स्पेंड करता है उसको हम एक्चुअली कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए ऑल्दो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती, लेकिन वो डायरेक्ट अर्निंग में कोई रोल अदा नहीं करते, और बल्कि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली जो अर्न की हुई रेवेन्यू है उसमें से घटता है। मीन्स वो कॉस्ट सेंटर एक्सपेंडिचर है बेसिकली। तो एक्सपेंडिचर को हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो कम से कम हो। तो स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट करता है वो भी एक कॉस्ट सेंटर है। तो इसलिए उसके ऊपर हमारा आज जो डिस्कशन करने वाले वो फोकस हमारा स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर, कि उसको कैसे हम बेटर बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस जो स्पेयर पार्ट डेवलपमेंट टीम की, वो है लिस्टिंग ऑफ स्पेयर्स फॉर ईच एंड एवरी इक्विपमेंट जो मेंटेन किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो जो टीम है उसका बेसिकली यही काम है कि जो भी इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं उनका कैटलॉग रेफर करिए, उनके जो मैन्युफैक्चरर ने जो उनके स्पेयर पार्ट सजेस्ट किए हैं, उसके अलावा जो आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप अनुभव के ऊपर वो निकाल सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे इस पर भी आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक इक्विपमेंट की लिस्ट तैयार करनी है आपको स्पेयर पार्ट्स की। फिर जो लिस्ट है उसमें सेकंड पॉइंट जो आएगा वो ये है कि सारे स्पेयर्स में ABC एनालिसिस करना होगा आपको। ABC एनालिसिस मतलब ये है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज करने के लिए उसको A, B और C कैटेगरी में डिवाइड करना है आपको। A का मतलब हुआ कि ऐसे पार्ट जो बड़े एसेंशियल हैं, जो बड़े कॉस्टली हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम हो सकती है, लेकिन वो तादाद कम होने के बावजूद भी 75-80% जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है उसमें उनका रोल है। तो इन चीज़ों को, यानी A टाइप के जो वो हैं पार्ट्स, उनको आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मॉनिटर का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर किया जाने वाला जो खर्च है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, कैसे उसकी इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं, इसके वेज एंड मीन्स आपको ढूंढने होंगे। दूसरा जो B टाइप के वो हैं, वो एक्चुअली जो पार्ट्स हैं वो ऐसे पार्ट्स होंगे जो कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा नहीं हो, मतलब A टाइप से कम होंगे, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी ए का हमने जैसे बताया कि मान लो 10% ही पार्ट्स हैं, लेकिन आपका 75-80% जो कॉस्ट है उसमें कवर होता है। तो इसमें मान लो आपका 30% जो नंबर्स में देखें हम तो क्वांटिटी में, तो 30% पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका जो वो है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट वो करीब 15% के आसपास हो सकता है। तो ऐसे जो इस कैटेगरी के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उनको भी आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है।
पहली और दूसरी ए और बी। और सी टाइप का जो कैटेगरी है उसमें ऐसे पार्ट्स आते हैं जो बेसिकली आपके स्टॉक का 50% क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है, लेकिन उसका जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है वो 5% के आसपास ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस ABC एनालिसिस का ये फ़ायदा है कि आप जो एक्सपेंडिचर उसको कम करना चाहते हैं तो आप सही चीज़ को हाईलाइट करके उसको फोकस करेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि जो सी टाइप के पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपको मॉनिटरिंग नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर आप मान लो से 10 घंटे मान लो उसके ऊपर काम करते हैं और आपका रिजल्ट मान लो 1 रुपये का होता है, तो ए और बी पार्ट्स में आप 2 घंटे काम करके और वो जो 80% या 15% जो 15% जिनका कंट्रीब्यूशन है वो उसी समय में आप 10 में से 8 रुपये या 9 रुपये बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एनालिसिस है वो बेसिकली इसी बात का संकेत है कि आप अपना जो फोकस है, जो आपकी एनर्जी है, वो उन चीज़ों में लगाइए जिनका रिजल्ट आपको मैक्सिमम मिले, कम एफर्ट में ज़्यादा आपको एफर्ट मिले। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों को फोकस करना है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हर एक इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं या जो परचेस टीम है वो भी सब इन चीज़ों को फेस करती है, वो है जो आपने लिस्ट बनाई है स्पेयर पार्ट्स की, उसके स्पेसिफिकेशन तैयार करना। स्पेसिफिकेशन एक ऐसा कार्य है जो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर नए पार्ट्स आएंगे, नए इक्विपमेंट आएंगे, तो उन सब के स्पेसिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे। तो बेसिकली स्पेयर पार्ट्स के जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको हर एक चीज़ के बनाने पड़ेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ का ड्राइंग हो, कुछ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है, बाकी तो आपको उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कैटलॉग नंबर या फिर जो स्टैंडर्ड पार्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स, जो कैटलॉग के नंबर हैं या उनके पार्ट नंबर होते हैं, उनको रिफ़र करके भी आप उनके स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा सकते हैं। लेकिन अब जो भी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं उसमें बहुत स्पेसिफिक आपको वो चीज़ें कवर करनी है जो एक लेमैन भी अगर उसको ख़रीदने जाता है तो वो वेंडर के पास जाके उस चीज़ को ला सके। तो इसमें स्पेसिफिकेशन में जो सबसे पॉइंट पहला वाला है वो है कि ऐसी चीज़ें जो बेसिकली मशीन पार्ट्स होते हैं या फिर कोई फैब्रिकेटेड आइटम्स होते हैं, उन चीज़ों के आपको स्पेसिफिक बनाना है। और स्पेसिफिकेशंस में मतलब जो ड्राइंग बनाएंगे आप, ड्राइंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं जो हमारे जो प्रोक्योर करने वाली टीम है, परचेस टीम, वो चूँकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो टेक्निकल नहीं होते या टेक्निकल होते तो भी एक्चुअली वो उनका फोकस पूरा कॉमर्शियल होता है, और क्योंकि उन्होंने कई बार वो चीज़ें देखी भी नहीं होती वो पार्ट्स। तो जब टेक्निकल इसमें बनाते हैं आप तो ड्राइंग है, ड्राइंग आपकी पहला चीज़ तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़, जो ड्राइंग है उसको एक स्टैंडर्ड जो उसका जो टेबल होता है उसको आपको सही तरीके से फिलअप करना है। उसमें जो चीज़ें आपको इंडिकेट करनी होती है वो ज़रूर करनी चाहिए। उसमें मैं जैसे कॉमन चीज़ें बताता हूँ आपको, जो मिस्टेक्स जो होती हैं वो हर एक जगह पे ये बड़ी मतलब ज्वलंत प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसको, कि ड्राइंग्स में जो व्यक्ति तैयार करते हैं ड्राइंग, उसके अंदर या तो आपके टॉलरेंस वगैरह नहीं दिए जाते। सबसे पहले तो जो मिस्टेक होती है वो मटेरियल का मेंशन नहीं किया जाता, एमओसी क्या होगा उसका, उस पार्ट का, वो एमओसी मेंशन करिए। उसमें सरफेस ट्रीटमेंट अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसको हीट ट्रीटमेंट देना है या उसके ऊपर कोई कोटिंग करनी है, जैसे गैल्वनाइजिंग करना है, क्रोम प्लेटिंग करना है, या फिर ब्लैकोडाइजिंग करनी है, या और भी कोई अगर मान लो स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे कोई फैब्रिकेटेड पार्ट अगर मान लो उसको आपको पाउडर कोटिंग करानी है या बफिंग करानी है,
तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो उसके बगैर क्या होगा कि वो पार्ट्स आपके आएगा और जब आप उसको यूज़ नहीं करने वाले और स्टोर में आपने स्टोर कर दिया उसको, तो वो रस्टिंग के कारण ख़राब भी हो सकता है। और इवन जब आप उसको यूज़ करने वाले हैं उस टाइम पे भी आप पाएंगे कि वो अपीयरेंस में भी ख़राब दिखेगा। मैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पर प्रॉपर वो नहीं किया गया सर्विस ट्रीटमेंट या उस टाइप से। तो जब मैंने 2 महीने वो पड़ा रहा पार्ट स्टोर के अंदर और रेनी सीजन में वो इतना ख़राब दिखने लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इट वॉज़ वेरी बैड। तो ये चीज़ें एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर फैब्रिकेटेड पार्ट्स हैं या इवन मशीन पार्ट्स हैं तो उसमें जो हैंडलर्स हैं, चाहे वो इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति हो, उसको हैंडल करने वाला व्यक्ति हो, या उसको फिट करने वाला आदमी हो, या अल्टीमेट उसका यूज़र भी हो सकता है, उन लोगों को चोट लगने से बचाने के लिए हर एक पार्ट के ऊपर जो मशीन पार्ट्स हैं उसमें चैम्फर ज़रूरी है। वो चैम्फर आपको दिखाना चाहिए ड्राइंग के अंदर। या अगर मान लो वो फैब्रिकेटेड आइटम है तो आपको वो जो उसकी एजेस हैं शीट मेटल की या जो क्रॉस सेक्शन है स्टील का, उसमें हमेशा आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि उसके जो शार्प एजेस हैं उनको राउंड अप करना पड़ेगा, ताकि जो व्यक्ति उसको हैंडल करता है या उसको यूज़ करता है उसको हाथ में चोट नहीं लगे। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जो मैं बात कर रहा था आपको कि जो कंपोनेंट्स हैं, मशीन कंपोनेंट्स हैं, वो नॉर्मली टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए उसकी फाइनल स्टेज में उसकी ग्राइंडिंग वगैरह भी होती है। तो ग्राइंडिंग होने के बाद में क्या होता है, अगर चैम्फर नहीं किया आपने तो वो रेज़र की तरह शार्प हो जाता है वो सरफेस, उसके जो एजेस हैं। और उसके कारण मुझे खुद भी कई बार चोट लगी है। सभी लोगों को एक्सपीरियंस होगा जो इंडस्ट्री में काम करते हैं कि अगर प्रॉपरली आपने उसका वो नहीं किया तो चैम्फर वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो ग्राइंडिंग के बाद में वो इतना शार्प हो जाता है कि रेज़र की तरह आपके हाथ को काट देगा और बहुत सारे लोगों को चोट लगती है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है चौथा, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो एक इंडस्ट्री एक साइज़ का यूज़ कर सकती है, दूसरे टाइप का यूज़ करती है। तो इससे क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो एक्चुअल मेंटेन करने वाले हैं, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट टीम होती है, उनको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसको मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका मैं कुछ एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे कोई इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट आता है, अभी उसमें अगर स्पेसिफाई आपकी तरफ से नहीं है तो कोई आदमी मिलीमीटर के बोल्ट यूज़ कर सकता है, कोई आदमी ये इंच के यूज़ कर सकता है, कोई यूएनसी, यूएनएफ, दुनिया भर के टाइप से वो होते हैं बोल्ट्स, नट्स। फिर उसमें कोई स्क्रू ड्राइवर से खुलने वाला स्क्रू लगा सकता है, कोई एरन की वाला लगा देता है। तो कुछ अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहेंगे, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो आप उसको, आपका जो इक्विपमेंट जब खरीदा जाता है, आप उसमें अपनी तरफ से जब भी ऐसा होता है तो आप अपना पॉइंट ज़रूर रखिए कि आपको मिलीमीटर के बोल्ट ही चाहिए और एलन बोल्ट ही यूज़ करना है या हेक्स बोल्ट ही यूज़ करना है, और वो भी मिलीमीटर में, मतलब मीट्रिक साइज़ की यूज़ करना है। तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक कंपनी के अंदर सैकड़ों टाइप के नट बोल्ट्स यूज़ हो सकते हैं अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करने वाले हैं तो। दूसरा चीज़ बेल्ट्स में भी अगर मान लो एक ही सप्लायर से आप 2 चीज़ें खरीदिए, उसने एक में मान लो B32 बेल्ट लगा दिया, दूसरी में उसने B40 बेल्ट लगा दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री में अलग अलग टाइप के बेल्ट यूज़ होंगे। कई बार क्या होता है कि जो वेंडर होता है उसके बाद जो अवेलेबल होता है वो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपने उसी इक्विपमेंट को उसी से ख़रीदा है
तो आप ये इंसिस्ट करिए कि जो सेकंड वो है वो भी उसमें सेम टाइप की वो चीज़ें यूज़ करें, जिससे आपकी इन्वेंट्री भी कम होगी और दूसरा चीज़ है कि मेंटेनेंस करने में भी ईजी रहेगा। इसके अलावा जैसे आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स अगर मान लो आप खरीद रहे हैं और आपके यहाँ पर अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक जो वेंडर है वो सीमेंस के रिले लगा देगा, दूसरा क्वांटम के लगा देगा, तीसरा ABB के लगा देगा, चौथा किसी और कंपनी के लगा देगा। तो आपको इतने सारे टाइप के जो रिलेज हैं वो स्पेयर में रखने पड़ेंगे। बेहतर है अगर सेम हॉर्स पावर की मोटर्स भी अगर यूज़ होती हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आप उसी टाइप के रिले यूज़ करिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मीटर्स लगते हैं, मीटर्स में भी आप जो उसका कटआउट साइज़ है पैनल्स के अंदर वो भी आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो कभी आपको स्पेयर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं तो आप उसमें वो स्टैंडर्ड मीटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको मान लो 10 जगह पे सेम चीज़ यूज़ होती है तो आपको 1 या 2 स्पेयर रखने से भी काम चल सकता है। अदरवाइज आपको सब जगह पे अलग अलग साइज़ के हैं तो सेम फंक्शन होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे चीज़ें रखनी पड़ सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और बेसिकली जब भी इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो यू शुड हैव सम से इन दैट। फिर जो स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट टीम है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है इंडेंटिंग ऑफ स्पेयर्स। इंडेंटिंग ऑफ स्पेयर मीन्स जो भी स्पेयर पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करना, उसको एनालिसिस करके और आने वाले वर्षों में भी क्या यूज़ होने वाला है वो भी सब आपको निकालना है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका इंडेंट करना टाइम पे, और इंडेंट करने के बाद में उसको परस्यू करना, यानी उसकी अवेलेबिलिटी होने तक आपको उसके लिए फॉलोअप भी करना पड़ सकता है परचेस टीम से या जो भी कंसर्न टीम है। कई बार हो सकता है आपको उसके लिए वेंडर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़े, तो वो भी आपको एक्टिविटी है जो करनी है। इसके अलावा उस जब पार्ट्स स्टोर में रिसीव हो जाता है तो आपको इंस्पेक्शन भी करना है उसको। और इंस्पेक्शन करने का ये है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इन राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी करना है। तो बेसिकली आपके स्टोर में जो पार्ट आता है वो आपके स्पेसिफिकेशन से आया है, आपके इंस्पेक्शन से वो वहाँ पर या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आपको टाइमली एक्शन लेके उसके ऊपर जो करेक्टिव एक्शन, अगर इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपको करना है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको जो 6वां पॉइंट है वो है बेसिकली जब स्पेयर पार्ट्स की यूज़ में कोई चेंज आ रहा है, सडनली कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो आपको बेसिकली फेलियर का एनालिसिस भी करना है उसके कंजम्पशन पैटर्न को देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन भी प्लान करनी पड़ेगी। फिर आखिरी पॉइंट हमारा जो 7वां नंबर है वो है जो डेड इन्वेंट्री है। मीन्स स्टोर के अंदर बहुत टाइम से जो नॉन मूविंग आइटम्स पड़े हुए हैं उनका एनालिसिस करना, उनकी रिपोर्ट जो है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि जो काम में नहीं लगने वाले स्पेयर्स हैं उनके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन ले सकें, या उनको कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें या कोई तरीका सोचें जिनसे आप उनको यूज़ कर सकें। और अगर नहीं कर सकते तो आपको जो कंसर्न टीम है मैनेजमेंट को बताना पड़ सकता है कि भाई ये बिकॉज ऑफ सम रीजन कोई ऑब्सोलेट भी हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट ऑल्सो कैन टेक सम एक्शन ऑफ दैट। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का जो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को इंस्पायर करिए कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।